अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं स्नेहल लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और बहुत बहुत आपको आज मैं क्या कहूँ, गुड मॉर्निंग कहूँ या फिर हाँ हैप्पी मंडे तो मैं कहूँगी, क्योंकि आज मंडे है और आपकी नई सुबह का आगाज हो चुका है। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपका पूरा हफ्ता अगला बहुत अच्छा गुजरे। और सेगमेंट्स भी आज हमारे पास अच्छे हैं, स्टोरीज भी अच्छी हैं, फिर क्रिकेट में भी बहुत डेवलपमेंट हुई है, सियासत में तो आपको पता है कि वही मुज़ाकरात का डेडलॉक है, फिर आगे जाके हमारे पास और भी सेगमेंट्स होंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले हसनैन आपको कुछ बताएंगे। जी हाँ, ऐसे ही है गजल, जिस तरह आपने कहा हैप्पी मंडे है और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये मंडे थोड़ा सा ज्यादा एनर्जेटिक हो। मंडे को वैसे काम करने का दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी छुट्टियों के बाद इंसान आता है ना, हमारी तरह हमें देख के अपने काम के लिए उठना होगा। अच्छा जी, 7 ऐसी बातें गजल जो हर वालिदैन को अपने बच्चों को कहनी चाहिए। अच्छा, ये बहुत लाजमी है। ये अभी सुबह आते आते मैं पढ़ रहा था, एक स्टोरी थी सोशल मीडिया पे ही, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूं। सबसे पहले तो आपने अपने बच्चों को बताना है, नंबर 1 जो 7 बातों में से पहली बात है, पहली बात कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, या मैं तुमसे, वालिदा कहेगी मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, या वालिद कहेगा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इससे उनके दिल को सुकून भी पहुंचेगा और तहफ्फुज़ का एहसास भी उनको होगा। दूसरी जो चीज़ आपने बतानी है वो उनको कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा खास हैं, आपके बच्चे, ठीक है। आपके बच्चों को जब आप बताएंगे कि आप उनके लिए खास हैं, तो वो उनके लिए एक मुनफरिद एहसास होगा और उनकी खूबियों और सलाहियतों को सराहने के लिए ये कहना बहुत ज़रूरी है, ये उनका एतमाद भी बढ़ाएगा। तीसरी जो चीज़ आपने उनको बतानी है वो ये बतानी है कि तुम जो भी बनना चाहते हो बन जाओ। नॉर्मली वालिदैन ये कहते हैं कि नहीं आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उनको थोड़ा सा आज़ादी देंगे तो इसमें बच्चों को ख्वाब देखने का खुद एतमादी पैदा हो जाएगी, खुद एतमादी पैदा होगी और उनकी हौसला अफजाई होगी और वो अपने ख्वाब पूरे करने की पूरी कोशिश करेंगे और उनको ये भी एहसास होगा कि उनके वालिदैन उनके साथ हैं और उनको अपने ख्वाबों पे यकीन भी हो जाएगा। उसके बाद है तुम्हारी राय मेरे लिए अहमियत का हामिल है। दूसरी सबसे बड़ी जो चौथी बात कि आपकी राय हमारे लिए अहमियत के हामिल है, ये इस वजह से कि हम बच्चों को क्या कहते हैं, तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता, कमरे से बाहर चले जाओ, इंपॉर्टेंट बात करनी है बड़े इंपॉर्टेंट बात करते हैं। इससे उनको एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, तो इस वजह से उनको कहें कि आपकी राय इंपॉर्टेंट है, तो इससे उनको एहसास होगा कि हमारी बातों को कुछ संजीदा भी लेता है और हमें संजीदगी से चीजों को सोचना चाहिए, इन्वॉल्व किया जा रहा है। एग्जैक्टली। पांचवी बात यह है कि गलतियां करना सीखिए और गलतियां करना सीखने का हिस्सा है, कोई मसला नहीं है। नॉर्मली बच्चे जब गलती करते हैं तो उसके बाद माँ बाप उनको डांटते हैं, उनका कॉन्फिडेंस शैकल होता है। ये अगर आप उनको कहेंगे कोई मसला नहीं, आपने गलती कर दी, इससे आपको ये सबक मिला है आइंदा आपने गलती नहीं करनी, तो बेसिकली ये सीखने का अमल है। जिस तरह गजल ने कहा, तो आपने बच्चों को ये भी कहना है। छठी चीज आपने कहनी है कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ या करती हूँ। इससे भी बच्चों को एतमाद मिलेगा और उनको यकीन होगा कि उनके अंदर ईमानदारी और खुद पर भरोसा करने की सलाहियत पैदा ये करता है अगर आप उन पे भरोसा करते हैं। और उसके साथ साथ तुम मेरे लिए फख्र का बायस हो, ये बच्चों को कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने बच्चों को इन छोटी छोटी कामयाबियों पर सराहेंगे तो ये उनके दिल में खुशी और मेहनत का जज्बा पैदा करेगा। अच्छा, वैसे ये जो पोस्ट देख रहा था तो मैंने कहा याद शेयर कर नहीं, एग्जैक्टली ये आपने 7 चीजें जो बताई हैं, ये बताना शायद बहुत ज्यादा जरूरी भी था, क्योंकि वैसे तो माँ बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करते ही हैं, लेकिन होता कुछ हुआ है क्योंकि ये इस तरह की बातें हैं जो शायद हमारे दिल में, पेरेंट्स के दिल में होती है, लेकिन जबान पर नहीं लाई जाती, एक्सप्रेस नहीं की जाती। तो अगर आप ये कर देंगे तो जो एक कनेक्शन है वो मजीद बेहतर हो जाएगा। कुछ मेरे पास भी इसी से रिलेटेड है, बट मेरे पास थोड़ा फनी भी है, क्योंकि आपको पता है कि जब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग बहुत गंदी होती है, मतलब मैसी सी होती है और नहीं समझ आती। आपकी तो अच्छी है, मतलब हाँ ठीक है, बस बेहतर है। तो जिन लोगों की राइटिंग थोड़ी सी मैसी होती है, मतलब या अगली आप कह लें, हम कहते हैं ना अक्सर पेपर्स को देख के इतनी गंदी राइटिंग है, लेकिन एक्चुअल में आपको पता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड होते हैं और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि अक्सर ये बात जो है इसके ऊपर रिसर्च की गई है थोड़ी बहुत, और ये बात एनालाइज की गई है इस हवाले से कि बच्चे तेज होते हैं ना, जिस तरह से उनकी थॉट्स रैपिड थॉट्स होती हैं, माइंड चल रहा होता है, उस तरह से उनकी हाथ उनका साथ नहीं देते लिखने में, इस वजह से उनकी मैसी सी राइटिंग हो जाती है। लेकिन आप ये मत भूलें कि वो कितने ज्यादा क्रिएटिव लोग होते हैं। एग्जैक्टली, और देखिए वो क्रिएटिव होंगे ही ना। आप डॉक्टर्स की पर्ची देख लें, डॉक्टर्स
पर्ची तो मेरा ख्याल है कि फार्मेसी के अलावा कोई बंदा दूसरा नहीं पढ़ पढ़ नहीं सकता, सकता, हाँ। लेकिन वो कितने ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। इसी तरह से आपने क्रिएटिविटी की बात की, तो जो बहुत ज्यादा गंदा लिखते हैं उसको पढ़ने की तो सलाहियत रखते हैं, तो ये भी एक क्रिएटिव काम है। एग्जैक्टली। और आपको पता है ना कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप कोई भी बीमारी लेकर चले जाएं, कितना वो तेज लिख रहे होते हैं, उनका माइंड चल रहा होता है लेकिन उनके हाथ उनके उस तरह से साथ नहीं दे रहे होते। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी सोशल स्टोरीज की जानिब, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें हो गई, बहुत ज़्यादा समझा लिया आपको। आपको बताते हैं कि कदीम अलास्का के बाशिंदों की हैरत अंगेज इजाद की गई है उनकी जानिब से। अच्छा। हुआ कुछ यूं कि सदियों पहले अलास्का के मकामी बाशिंदों की मखसूस कबाइल ने एक शानदार इजाद की जिसे बर्फानी चश्मे या फिर स्नो गूगल्स कहा जा सकता है। और इन चश्मों को बड़ी महारत और बारीक बिनी से लकड़ी, फिर हड्डी और फिर हाथी के दांत जैसे कुदरती मवाद से तैयार किया गया। आप देखिए सब चीज़ें कौन कौन सी शामिल हैं। और फिर आप ये देखें कि अंगूठे के बराबर बारीक उफ़क़ी शगाफ रखने वाले ये चश्मे ना सिर्फ शदीद रोशनी को कम करते थे बल्कि देखने की सलाहियत को भी बेहतर बनाते थे। इस इजाद का सबसे जो मेन मकसद था वो ये था कि स्नो ब्लाइंडनेस, यानी कि जो बर्फ़ की चमक से होने वाली जो आपकी कीमती बिनाई है उसमें कमी आ जाती है, ये उससे आपको जो है वो बचाता है। और सूरज की अल्ट्रावायलेट छाँव के बर्फ़ से मुनक्किस होने के नतीजे में पैदा होती हैं, उससे भी आपको महफूज रखती थी ये गूगल्स। और ये चश्मे ना सिर्फ एक सादा हिफाजती आला थे बल्कि मकामी लोगों की जहानत, उनकी महारत और सख्त मौसमी हालात में उनकी बका की सलाहियत का भी सबूत है। आज के तारीखी इजाद जदीद स्नो गूगल्स की बुनियाद समझी जाती है जो दुनिया भर में स्केर्स और बर्फानी इलाकों में रहने वालों के लिए नागुज़ीर हो चुकी हैं। वाह जी, ये आपने स्टोरी बड़ी अच्छी बताई, बड़ी तारीखी स्टोरी है कि आज जो स्नो गूगल्स हम यूज़ करते हैं जब हम बर्फबानी इलाकों में होते हैं, बर्फानी पहाड़ों के दरमियान होते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि आप बहुत ही स्क्रीन्स पे देख लेना। हाँ, आप देख भी नहीं सकते ना उस तरह से। सो इसकी इजाद सदियों पहले हुई थी अलास्का में, और उन लोगों ने जब ये इजाद की थी तो उस वक्त शायद साइंस इतनी तरक्की नहीं कर रही थी, जिस तरह आपने बताया हड्डी को, लकड़ी को, इन तमाम हाथी के दांतों को इस्तेमाल किया गया, दांतों को इस्तेमाल करके ये बनाई गई थी। लेकिन अब जदीद हो चुका है जदीद दौर हो चुका है। लेकिन आइडिया इनका वहीं से आया था। exactly. आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, इन्होंने अलास्का की बात की तो मैं उसके पड़ोस कनाडा की बात करता हूँ। अच्छा। कैनेडियन अरबपति की बेघर अफराद के लिए एक बहुत ही बेमिसाल खिदमत सामने आई। कनाडा के एक मालदार सनतकार ने अपनी दौलत को मुनफरिद और इंसान दोस्त तरीके से इस्तेमाल करते हुए एक फैसला किया। उन्होंने 99 घर बनाने का फैसला किया ताकि बेघर अफराद को एक नया आगाज मिल सके। ये इकदाम न सिर्फ उन लोगों को एक छत फराम करेगा बल्कि उन्हें मुस्तकबिल के लिए रिहाइश, सुकून और एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद भी दे सकता है। ये मंसूबा फलाई सोच और समाजी जिम्मेदारी की बेहतरीन मिसाल है जो ये साबित करता है कि अगर कोई फर्द चाहे तो वो माशरे में मुस्बत तब्दीली भी ला सकता है। ये प्रोजेक्ट दूसरे मुखैर हजरात के लिए भी एक पैगाम और एक हौसला अफजा पैगाम है कि दौलत सिर्फ ज़ाती आसाइशों के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। ना सिर्फ कैनेडियन बल्कि पूरी दुनिया के जो मालदार लोग हैं वो इस तरह के इकदाम कर सकते हैं। और जो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं गुर्बत की लकीर से नीचे, उनका गुर्बत की लकीर से एक तो छुटकारा भी हो जाएगा और उनको अपनी छत भी मिल जाएगी। ज़ाहिर है, मतलब आप देखें कि 99 घर बनाना इट्स अ ह्यूज और भी बहुत ही एक अच्छा स्टेप लिया गया है, अच्छा इनिशिएटिव है। और उस डिफरेंस को बेसिकली ख़त्म करना है जो अमीर और गरीब के दरमियान होता है, और उन ज़रूरतमंदों के लिए उनका मेन एम है कि उनको दिए जाएंगे घर ताकि जो सोसाइटी है उसमें भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जनरेट किया जाए। आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको ले चलती हूँ जापान, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी ना कुछ ऐसा कि आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर 100 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की तादाद तारीखी हद अबूर कर गई है। मतलब लोगों की जो उम्रें हैं वो बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। इसकी क्या वजह? हमारे यहाँ और तो इसमें सबसे ज़्यादा आप गेस करें कि कौन होगा? खवातीन की तादाद सबसे ज्यादा इसमें। और कितनी एक्सेप्शनल है ना खवातीन, देखे वहाँ पर माशाल्लाह। आप देखें कि जापान में 100 साल या उससे ज्यादा उम्र के अफराद की तादाद पहली बार 95,000 से तजावुज़ कर गई है। और ये हैरत अंगेज़ लंबी उम्र, जापानी तर्ज ज़िंदगी, मुतवाज़न ग़िज़ा और सेहतमंद आदात का सबूत है। हैरत अंगेज़ तौर पर इन बुजुर्गों में से 90% खवातीन हैं, जो ये साबित करता है कि खवातीन की लंबी उम्र के रुझानात मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा नुमायाँ हैं। और इसके साथ साथ फ़िलहाल जापान की सबसे मुअम्मर अफराद में 116 साला खातून जबकि
10 साल जापान के मुअम्मर तरीन मर्द हैं और ये दादोशुमार जापान को एक ऐसी कौम साबित करते हैं जो सेहतमंद जिंदगी गुजारने के उसूलों पर कारबंद है। और यही उनकी हैरत अंगेज तवील उम्री की वजह भी है कि जैसे मैंने आपको पहले कहा ना कि अभी भी एक जो एग्जाम्पल दी गई थी उसमें भी यही बताया गया कि ख़वातीन के और मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन की उम्रें ज़्यादा है वहाँ पर। बिल्कुल ऐसी है। और ये जो आपने बात की है जापान की, ये बेसिकली उनकी ग़िज़ा की वजह से, अगर उनकी ग़िज़ाएँ देखी जाए, उनके लाइफस्टाइल देखा जाए तो वहाँ पे लाइफस्टाइल कुछ इस तरह का है कि वो लोग ज़्यादा जीते। हमारे यहाँ आपको पता है कि जो खाने पीने की चीज़ें उसमें कितनी ज़्यादा वैरायटीज होती हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जितना भी आप मार्केट में जाएंगे, जितने आपके पास पैसे अच्छे हैं, आपको चीज़ें अच्छी मिलेंगी। सो ये जापान में ये तमाम तर चीज़ें, और उनका जो लाइफस्टाइल है बड़ा एक इंटैक्ट लाइफस्टाइल होता है। लोगों ने अपनी रूटीन रखी होती है, जॉब के टाइम जॉब करते हैं, रनिंग के टाइम रनिंग करते हैं। हमारे यहाँ होता है ये कि हम 8 बजे घर से निकलते हैं, 4 बजे घर जाते हैं और उसके बाद चाय शाय पी, हम खाने के टाइम सोते हैं, सोने के टाइम जागते हैं। तो हमारा थोड़ा सा अलग सा सर्कल है ना, इसलिए बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है जी। चलिए जी आगे बढ़िए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। अब आपको खबर देते हैं, फिलाडेल्फिया में मेडिकल तैयारा हादसे का शिकार हो गया है, जहां पे इमारतें नजर आतिश हो गई हैं। शुमाल मशरकी फिलाडेल्फिया में एक छोटा मेडिकल ट्रांसपोर्ट तैयारा मुतादिद इमारतों से टकराया है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। कई घर और गाड़ियां भी, उनमें भी आग लग गई। और तैयारा एक तिबी मिशन पर था, जिसका मकसद ये था कि मेडिकल का कुछ सामान था जो उसने जो है पहुंचाना था। और इसमें 4 अमले के अरकान, एक कमसिन मरीज और उसका मुहाफिज सवार थे। गवर्नर जोश चापिरो ने इस हादसे को एक खौफनाक फजाई सानहा करार दिया और मुतासर अफराद के लिए हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी भी कराई है। जबकि रेस्क्यू टीमों की बात की जाए तो वो फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंच गई, जबकि मुतासर अफराद के अहले खाना और जो यानी शाहिदीन थे सदमे में मुब्तला नजर आ रहे हैं। ज़ाहिर जिस तरह से यह हादसा तबाह हुआ है, ये तैयारा तबाह हुआ है, घरों को नुकसान हुआ है। फिर आपको पता है कि ये हादसा एक बार फिर फ़ज़ाई सफ़र में हिफाजती इक़दामात की अहमियत को उजागर करता है कि ख़ास तौर पर जो चीज़ें पहुँचाने वाला तैयारा था और उसमें मरीज़ भी था, बिल्कुल तो उसमें इस तरह का वाक़या पेश आना, तो ज़ाहिर है थोड़ा सा माइंड पे तो ये अब रहेगा इसके असरात। वो क्या है कि ये मेडिकल तैयारा था, लेकिन यही जो है वो अजियत बनी है। और ये अमेरिका में आप देखिए कि ये दूसरा हादसा है। डोनाल्ड ट्रंप के आते ही इस तरह की खबरें आ रही हैं, त्यारा हादसा भी हो रहा है। और फिर जो त्यारा मेडिकल देने के लिए जाए वो जब हादसे का शिकार हो और वो इस तरह की तबाही मचाए, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा अफसोस भी होता है। नॉर्मल जो दूसरा त्यारा होता है वो तो पैसेंजर त्यारा होता है। इस त्यारे का काम ही ये था कि ये मेडिकल की जरूरियात पूरी करता है, एक जगह से लोगों को रेस्क्यू करता है, दूसरी जगह लेके जाता है, लेकिन वही त्यारा तबाही का भी बायस बना है। इसमें आप देखना पड़ेगा। आप देखें कि सिम्पसन एक बहुत ही फेमस कार्टून है अमेरिका में, तो वो इस हवाले से पहले से प्रेडिक्शन भी करते हैं कि अमेरिका में हालात खराब हो जाएंगे, तो वैसा हो भी रहा है। बिल्कुल ऐसी है। अमेरिका में हालात खराब होने की पेशगोई उस कार्टून में भी थी, और उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने ये प्रेडिक्शन की थी कि 2025 में अमेरिका टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सो 2025 चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं। अमेरिका के हालात को इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, इकोनॉमी के हालात इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। साथ उनके जो कैनेडियन बॉर्डर लग रहा है, कनाडा के साथ, मैक्सिको के साथ उनके हालात अच्छे नहीं हैं। तो अब देखते हैं कि अमेरिका का जो फ्यूचर है वो क्या होगा। अच्छा जी, आगे आपको बढ़ते हुए अमेरिका से फ़लस्तीन लिए चलते हैं, जहाँ पे लाजवाल मोहब्बत एक सामने आई है। और ये एक लाजवाल मोहब्बत का सबूत भी है कि 25 साल बाद एक शख्स की अपनी महबूबा से मुलाकात हुई। अच्छा, ये हम दूसरी स्टोरी शेयर करें इस तरह की, है ना? और वो 10 साल बाद थी जो आपने शेयर की थी। ये महबूबा से मुराद मेरी बीवी है, ठीक है? अच्छा। उसकी मोहब्बत जो है वो वक्त की कैद से आज़ाद है। और इसका एक शानदार सबूत फ़लस्तीन में देखने को मिला, जहाँ एक शख्स 25 साल बाद अपनी बीवी से दोबारा मिला। लेकिन सबसे जज्बाती लम्हा तब आया जब उस शख्स ने अपनी बीवी के लिए अपनी शादी की अंगूठी जो संभाल के रखी हुई थी वो 25 साल बाद एक बार फिर उसके हाथ में पहनाते हुए थोड़ा सा जज्बाती हो गया। और ये कहानी मोहब्बत, सब्र और उम्मीद की एक आला मिसाल है, जो हमें सिखाती है कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वक्त और फासले भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये दिल को छू लेने वाली दास्तान है, और ये साबित करती है कि असल मोहब्बत वही है जो हर हाल में कायम रहे, चाहे हालात कैसे ही हों, क्यों ना हों। और ये 25 साल कैद काटने के बाद भी आप इस तरह के मनाजिर देख रहे हैं और सीधा सीधा अपनी बेगम के पास एग्जैक्टली। और ये मैंने पहले कहा ना कि हम इस तरह की दूसरी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, तो स्टोरीज इस तरह की शेयर करने का मकसद भी यही है
कि फ़लस्तीन और स्पेशली फ़लस्तीन से इस तरह की खबरें शेयर करते हुए हमें भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर जिस तरह से हालात थे, जंगी कैफियत थी। अभी तो फ़िलहाल ये कि जो है सीज़ फायर हुआ, लेकिन फिर भी कुछ हम कह नहीं सकते। अमेरिका बीच में आ सकता है, फिर कुछ ना कुछ हो सकता है। इजराइल और अमेरिका को कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब तक इस तरह की खबरें आ रही हैं हम उनको शेयर भी करेंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे। ख़वातीन आज़ाद की थी हमारी शॉर्ट स्टोरीज। यहाँ पे वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, पंजाब के मैदानी इलाकों की बात करें तो वो एक बार फिर शदीद धुंध और स्मोक की लपेट में, जिसकी वजह से ना सिर्फ मोटरवेज और बड़ी शाहराएं मुतासिर हैं, बल्कि ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो रही है। ये बढ़ती हुई धुंध और स्मोक कुदरती है या फिर हमारी अपनी लापरवाही का नतीजा? और मौसमियाती तब्दीलियाँ इस सूरत हाल को किस हद तक मजीद बिगाड़ सकती हैं? इसी हवाले से हमारे साथ आज मौजूद होंगे जी महकमा मौसमियात के माहिर सरदार सरफराज साहब मौजूद होंगे। लेकिन हमारी कोशिश होती है हसनैन, हम अपने नाज़रीन को ना हफ्ते के स्टार्ट में ही जो है सारे हफ्ते की थोड़ी सी सूरत हाल बता दें कि बारिशें हैं या फिर नहीं है, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी वाले सेगमेंट में करते हैं कि हफ्ता कैसा रहेगा। इसी वो तरह सितारों का हाल देख के बताते हैं, और सरदार सरफराज साहब क्योंकि चीफ मेट हैं, तो ये भी हमें मौसम के हालात बताते हैं, तो उनकी जानिब बढ़ते हैं। सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताएं कि नवंबर भी गुजर गया, इसके साथ साथ दिसंबर भी गुजर गया, अब जनवरी भी गुजर गया, अब फेब आ गया, होंगी बारिशें या फिर नहीं? जी बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। देखिए इसमें आपको शायद याद हो, पहले भी आपसे भी बात हुई और एक तरह से हमारी वो थी जो सीजनल या सेमाई प्रिडिक्शन होती है, उसमें भी यही चीज़ इंडिकेट की गई थी कि इस दफ़ा बारिशें खासी कम है इस विंटर में। बिल्कुल अगर ये देखिएगा कि एट द एंड ऑफ द डे जो यानी फरवरी के आखिर में, यानी दिसंबर से लेकर फरवरी तक या पाकिस्तान के केस में मार्च तक, अमूमन मार्च में भी अच्छी बारिशें हुआ करती हैं, तो इम्कान यही दिखाई दे रहा है कि मार्च के एंड तक भी बहुत कम बारिशें हैं मामूल से। अगर ये ड्राइएस्ट विंटर नहीं होगा तो वन ऑफ द ड्राइएस्ट हो सकता है ये हो। और इसमें अभी तक पिछले दोनों महीनों की अगर आप देखें, दिसंबर और जनवरी जब से विंटर शुरू हुए, बल्कि सितंबर से ऑनवर्ड आप देखिए तो कोई ऐसी जिससे कहते हैं ना बहुत अच्छे स्पेल नहीं हुए बारिशों के। इसी बायस पीएमडी ने एक माइल्ड किस्म के ड्राउट की एडवाइजरी भी इशू की थी कि अगले 2 महीनों में भी अगर मज़ीद बारिश नहीं होती, जो माइल्ड कंडीशन है इस वक्त ड्राउट की, वो आगे चलकर मॉडरेट उसमें कैटेगरी में जा सकता है। तो बस कुछ विंटर्स ऐसे होते हैं, आपको पिछला विंटर भी शायद याद हो, पिछले साल भी जनवरी के एंड पे जाके बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर फरवरी और मार्च में अच्छी बारिशें हो गई थी और बर्फबारी भी हो गई थी अच्छी। लेकिन ये कि दिसंबर और जनवरी की बारिशों की अपनी अहमियत होती है, बर्फबारी की अपनी अहमियत होती है, वो आपका जो आपके पानी के ज़खायर हैं उस पर काफ़ी असर पड़ता है। अगर बारिशें और बर्फबारी इस तरह से जिस तरह से इस साल हुई है ना हो, बहुत कम हो, तो फिर जाहिर है कि आगे चलकर वो मसला भी पैदा हो सकता है स्प्रिंग सीजन में और समर सीजन में जाकर खासकर। सरदार साहब, आपने जब भी हमारे साथ बात की तो आपने कहा था कि इस दफ़ा स्पेल्स कम होंगे और बारिशें आपको उतनी ज़्यादा मिलेंगी नहीं। बालाई इलाकों में तो फिर थोड़ी बहुत ही बारिशें भी हुई, थोड़ी बहुत ही बर्फबारी हुई। शोग्रान की बात करें, मरी की बात करें, उतनी बर्फबारी नहीं हुई, कोई 3, 4, 5 इंच की बर्फबारी हुई। लेकिन सिर्फ इस्लामाबाद की बात करें या शहरों की बात करें, सर यहाँ पे तो बारिश ना होने के बराबर है। मतलब अगर बारिश नहीं होगी तो पानी के तो मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, यही खदशा है कि जो यानी अभी तक आप कह लें कि 60 to 65% मेरे ख्याल में लेस देन एवरेज से भी इतनी कम बारिशें हुई हैं इन 2 महीनों में, खासकर इसमें दिसंबर में और जनवरी में। और उससे और पीछे जाएं आप तो अक्टूबर नवंबर में भी कोई बहुत ही कम रही थी, उसमें भी वो तो वैसे ही ड्राइएस्ट मंथ होते हैं, लेकिन ये कि जितनी होनी चाहिए थी उतनी उससे भी बहुत कम हुई थी। और आगे का सिनेरियो भी, यानी फरवरी में अभी 1 या 2 स्पेल हैं, लेकिन वो आपने जैसे जिक्र किया शुमाली इलाका जहाँ तक ही महदूद है। इस्लामाबाद का जो से नॉर्थ में जो इलाके हैं, अगला स्पेल भी इम्कान यही है कि उधर ही तक महदूद रहने का इम्कान है। हाँ, जैसे आइसोलेटेड सा स्पेल होता है, परसों तरसों मरी में हल्की सी बर्फबारी हुई, हल्की फुल्की बारिश हुई, और इसी तरह से पिछले दिनों बलूचिस्तान में हल्की सी बारिश और बर्फबारी, हल्की सी बारिश से आप छींटे कह सकते हैं, ट्रेसेस ऑफ स्नोफॉल कह सकते हैं, इतनी हुई। केपी के कुछ इलाकों में, मालम जब्बा में और कालाम वगैरह में जो पिछला स्पेल था, यानी दिसंबर में एक स्पेल आया था, उसमें निस्बतन बेहतर हो गई थी स्नोफॉल। लेकिन इवन मतलब इस सब को भी आप अगर एग्रीगेट करें तो भी अभी एवरेज से बहुत कम चल रही है। एवरेज पूरे सीज़न की स्नोफॉल हमारे पास कोई तकरीबन 50 इंच के तक होनी चाहिए, लेकिन अभी तक तो मेरे ख्याल में ये कोई 10-11 इंच तक मैक्सिमम पहुंची है। तो इसका मतलब है कि काफ़ी पीछे है। और इसी तरह से आपकी रेनफॉल भी बहुत कम है,
तो आगे चलकर जाहिर है कि ये मसला पैदा हो सकता है आपकी, खासकर वो खेती बाड़ी जो बारिशों पे डिपेंड करती है। केपी में तो रेन फेड एग्रीकल्चर है मोस्टली। इसी तरह से खित्ता कोटफार हो गया और जो दूसरे मुल्क का इलाके हैं जहाँ पर बारानी ज़मीनें हैं और वो बारिश पे ही डिपेंड करते होते हैं हमारे किसान भाई, तो वहाँ पर फसलों पे काफ़ी बुरे असरात इसके मुरतब होंगे। और फिर जाहिर है कि आपके जो बड़े दो ज़खायर हैं पानी के, उसमें भी बर्फबारी और स्नोफॉल और दूसरा अच्छी बारिशें होने के बाद पानी ज़्यादा मिकदार में होता है, तो फिर इरिगेटेड लैंड जो है उसके लिए भी अच्छा पानी मुयसर होता है आने वाले दिनों में, स्प्रिंग में और फिर आगे समर में, तो उस पर भी असर पड़ सकता अच्छा है। और इसी तरह सरफराज से साहब, फिर अब आपकी अगले नेक्स्ट, महीने में आपको पता है रमज़ान भी है, तो हम यही समझें कि फिर रमज़ान भी एक सूरत हाल से गर्म ही रहेगा फिर? जी खदशा है इसी बात का कि मार्च में है, देखिए रमज़ान तो मार्च के वस्त के बाद तो मैदानी इलाकों में कुछ ना कुछ गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। और अगर जैसे पिछले साल हुआ था कि मार्च में अच्छी बारिशें हुई थी, तो उसके बाद इस मार्च में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी थी, लेकिन कम बारिशें होंगी तो ज़ाहिर है क्लाउडलेस स्काई रहेगा थ्रू आउट द डे, मतलब थ्रू आउट द मंथ जो है लेकिन महीना वो अच्छा है, सनी दुआ की जा कंडीशन में सकती तो है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन सरदार साहब, एक मैंने पिछली दफ़ा भी आपसे पूछा था कि पिछली दफ़ा जो बारिशों का स्पेल था वो भी थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ था, लेकिन मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई में भी इवन जब बारिश होती थी सर्दी वापस लौट आती थी। इस दफ़ा भी इस तरह को कोई हम उम्मीद कर सकते हैं कि बारिशें अगर अभी नहीं हुई तो बाद में देखने को मिलेंगी और आपकी जो सर्दियाँ थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएंगी? देखिए डिपेंड करता है कि अगर होती हैं तो पिछले साल तो कंडीशंस कुछ फेवरेबल हो गई थी, अब इस साल नहीं लग रहा फेवरेबल, मतलब एज ऑफ टुडेज कंडीशन यानी आज की उसके जो कंडीशंस है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, उसके मुताबिक नहीं लग रहा कि पिछले साल की तरह इस तरह वेट स्पेल जो है ना, वो पिछला साल आपको याद होगा फरवरी भी, मार्च भी, अप्रैल भी और आपने जैसे कहा मई तक 3-4 महीने बहुत अच्छी बारिशें हुई थी मुसलसल, और उसके बायस जाहिर है कि मौसम ठंडा रहा था। तो इस दफ़ा उस तरह की नहीं दिख रही, इस दफ़ा ज़्यादातर ड्राई कंडीशन है। ठीक हो गया। और ज़्यादातर ड्राई कंडीशंस का शायद सरफराज साहब ये भी फ़ायदा हो कि हम ड्राइनेस थोड़ी सी ज़्यादा गुजारे और गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो तो तब भी सर्दियाँ क्योंकि फिर अच्छी होंगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा सर्दी एक्सटेंड होती है तो अब बारिशें भी हमें देखने को मिलती। सरदार साहब के जी सर जी मैं कह रहा था कि एक हल्का सा स्पेल ना 4 तारीख की रात को, ये 5 फरवरी को लाहौर, फैसलाबाद और ऊपर नारोवाल ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हाँ ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। तो मे बी के कुछ जैसे फॉगी कंडीशंस हैं या डस्टी वस्टी इस तरह का वेदर है, तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा रिलीफ आ जाए एक आध दिन 2 दिन के ठीक लिए। हो गया। सरदार साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जाते जाते आप अच्छी खबर दे गए। रियाज मेमन साहब हमें ज्वाइन मोटरवे के हवाले से, अब उनसे बात करेंगे। पेट्रोलिंग ऑफिसर भी हैं। रियाज साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मोटरवे के हालात भी कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे, वहाँ पे फोग ज्यादा है, पहले स्मोक होती है अब फोग होती है। हालात किस तरह के हैं मोटरवे के? बहुत शुक्रिया आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। असल में बात यह है ना कि अभी मोटरवे के ऊपर या हाईवे के ऊपर धुंध जरा कम होना शुरू हो गई है। अभी आप ये सिंध का पूरा एरिया जब देखेंगे ना तो यहाँ पे फोग नहीं हो रही। मुल्तान से उस तरफ पंजाब की तरफ फोग हो रही है। ये भी कोई वेदर की कंडीशंस होंगी, बाकी ये है कि बेहतर हो गया है अभी। और जिस तरह आपको अभी साहब ने बताया कि थोड़े दिनों में इंशाल्लाह वो सारा भी क्लियर हो जाएगा, यानी 2-3 दिन की बात है, इंशाल्लाह अभी एंड है। अच्छा मेमन साहब ये बताइएगा, अभी जैसे सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे ना, तो जाते जाते वो यही बता गए कि फोग की कंडीशंस हैं और आप भी यही बता रहे हैं कि अभी थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन क्या हम लोग ये सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वो मुहैया किए जा सकते हैं ऐसी सूरत हाल में? असल में ये ना कि फोग की कंडीशन में ये बेहतर होता है कि आप ड्राइविंग को सस्पेंड कर दें, यानी अपने सफर को सस्पेंड कर दें, कोशिश करें। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे आप करना भी है, आपने जो सुबह का टाइम होता है ना, यानी 9 बजे से ऑनवर्ड्स तकरीबन मगरिब के टाइम तक, ये होता है बेस्ट टाइम होता है आपके सफर करने का। अभी उसमें मिसाल के तौर पे आप सफर कर रहे हैं रात के टाइम पे या कोई इमरजेंसी आपने जाना है, तो चंद एहतियाती तदाबीर हैं वो आपने जरूर अडॉप्ट करनी है। उसमें ये है कि सबसे पहले टू सी एंड टू बी सीन, यानी सबसे पहले तो आपको नजर आना चाहिए, उसके बाद दूसरों को आपकी गाड़ी नजर आनी चाहिए। ठीक है, यानी आपकी लाइट्स वगैरह ठीक होनी चाहिए, आपकी वाइपर्स वगैरह ठीक होने चाहिए, वक्त से जरूरत आपको नजर आना चाहिए। जो अपना डिफोगर होता है, फ्रंट डिफोगर, वो आप चला दें, फ्रंट का भी और रियर का भी, ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो, आपको चीजें बाहर सही तरह से दिखाई दें। उसके बाद जब आप ड्राइव करते हैं तो एडवर्स वेदर में हमेशा जो सेफ डिस्टेंस होता है ना, जो हमारा नॉर्मल कंडीशंस में होता है, उससे डबल हो जाता है एडवर्स वेदर में। चाहे आंधी हो, तूफान हो, फोग हो, स्मोक हो, बारिश हो, कुछ भी हो,
तो अपने सेफ डिस्टेंस को बढ़ा देना है। ब्लाइंडली किसी गाड़ी को फॉलो नहीं करना। अक्सर आपने देखा होगा कि जो बसें जा रही होती है ना, कोचेस, उनको लोग फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा हाइट पे बैठे होते हैं, उनको थोड़ा सा बेहतर नजर आता है। तो गाड़ियां, कार के ड्राइवर्स उनको फिर फॉलो कर रहे होते हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर अगर खुदा ना खास्ता वो कहीं पे ब्रेक लगा देते हैं, फासला भी उनका कम होता है, सेफ डिस्टेंस भी नहीं होता, तो फिर ये इस तरह कतार दर कतार एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं। मोटरवे पे तो आपको पता है कि मोटरवे को बंद कर दिया जाता है, सिर्फ हाईवे खुला रहता है। तो हाईवे पे भी लोग फिर इसी तरह सेफ्टी को अडॉप्ट किए बगैर वो अपने सफर को जारी रखते हैं। ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, और तेज रफ्तारी से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। जो रफ्तार होती है ना गाड़ी की स्पीड, वो ड्राइविंग रोड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, वेदर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, ड्राइविंग हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करती है, और आपकी गाड़ी के इंजन वगैरह या उसकी जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ये एक भी फैक्टर अगर कम है तो आपने उसके हिसाब से चलना है। मिसाल के तौर पे रोड कंडीशन खराब है तो जाहिर है मैं 120 की स्पीड पे तो नहीं जा सकता, हालांकि उस रोड पे 120 की स्पीड लिमिट है। तो रोड कंडीशन के हिसाब से मैं चलूंगा। तो वेदर भी इसी तरह, अगर वेदर खराब है तो आपने वेदर के हिसाब से चलना है, तो ओवर स्पीडिंग नहीं करनी। ये सारी एहतियाती तदाबीर होती हैं जो आपने अडॉप्ट करनी है। सही। रियाज मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे और जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशंस थे उस जा रहे थे, क्योंकि पहले हमने मौसम की बात की और बारिशें नहीं हो रही जिससे फोक का मसला ज़्यादा हो रहा है। जब फोक का मसला ज़्यादा होता है तो फिर ज़ाहिर है रास्तों की सिचुएशन भी डिस्टर्ब हो जाती है और एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस हवाले से ये चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे हम मुल्क की सियासत के ऊपर। विल बी राइट बैक सून। ख़वातीन व हज़रात, अब जिस तरह गज़ल ने आपको कहा था, सियासत की बात करेंगे। सियासत में फैसले काफ़ी ज़्यादा अहम होते हैं, लेकिन इन फैसलों के पीछे की हिकमत अमली और मकासद अक्सर ज़्यादा अहम होते हैं। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर एक नए मोड़ पे है, जहां हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात तो पीछे चले गए और इख्तलाफात और हिकमत अमलियों की एक नई बिसात बिछाई जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा जुनैद अकबर ने इदारों के साथ राब्तों की तस्दीक की, तो दूसरी तरफ हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी का दावा है कि PTI के मुज़ाकरात का असल मकसद इमरान खान की रिहाई है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये कशीदगी मुज़ाकरात में तो पेशरफ्त नहीं हो सकी। अब नया आगे क्या कुछ होगा, ये तमाम तर चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली और तमाम तर चीज़ें डिस्कस करने से पहले कुछ अहम शॉर्ट्स भी हैं, हम वो सुनवा दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यार वो शॉर्ट सुनवाएंगी तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, वो सुनवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो आपको सुनवाते हैं कि बात असल में है क्या। पूरी ऐलान सुन लो। अशफाक वड़ैत SHO सेक्रेटेरिएट बोल रहा हूं, आपने अपने बच्चों को मना कर दे। ये कोई भी पतंगबाजी नहीं करेगा। ये खूनी खेल है जिससे किसी की भी जान जाया हो सकती है। अगर किसी का बच्चा पतंगबाजी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके बाप पर पर्चा दूंगा और रोड के दरमियान उसको जूते मारूंगा और उसका घर भी डिमॉलिश करूंगा। ये अपने अपने बच्चों को मना कर दे। किसी का बच्चा अगर पतंगबाजी में पकड़ा गया तो उसके बाप पर पर्चा दूंगा और उसका घर भी डिमॉलिश करेंगे। ये कान खोल कर सुन लें। अपने अच्छा, ये शॉर्ट सुनवाने का आपको मकसद ये था क्योंकि ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है और इसमें जो बातें की जा रही हैं आप लोगों ने वो मुलाहिजा कर ली होंगी। और ये हैं जी SHO सेक्रेटेरिएट अशफाक वड़ैत साहब हैं, जो जिस तरह से ये धमकी कह लें हम जिस तरह से बात कर रहे हैं। एक तो ये कि ये SHO साहब है उस जगह के SHO है जहाँ पे जिसको रेड जोन कहा जाता है। ठीक है, जूते मारे जाएंगे, मतलब वालिदैन को जूते मारेंगे, ये SHO साहब का कहना है। और ये मस्जिद में बयान कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में पर्चा भी दूंगा और जिसके बच्चे पतंगबाजी करेंगे उनके घर मसमार करेंगे। मैं थोड़ा सा एक इलेबोरेट करना चाहता हूँ। जब से ये गवर्नमेंट आई है PDM की और एक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब आए, बहुत सारी चीज़ें हमने चेंज भी देखी हैं। अब आप देखेंगे इस्लामाबाद की रोड्स इस तरह का मंजर पेश करी है जिस तरह यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी की सूरत हाल ना ये अक्सर तब्दील हो गई है। हर 2 मिनट बाद आपको नाका नजर आएगा, हर 2 मिनट बाद आपको मोटरवे पुलिस नजर आएगी, हर 2 मिनट बाद आपको इस्लामाबाद पुलिस नजर आएगी, डॉल्फिन वाले नजर आएंगे। जो इस्लामाबाद की पुलिस थी ना, ये काफी मिसाली पुलिस थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मिसाली पुलिस को भी हमने पंजाब पुलिस बना दिया है। और ये जो लहजा है ये इस्लामाबाद की पुलिस का नहीं है, ये मुझे पंजाब पुलिस का लगता है। मुझे लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर आपको नजरसानी करनी चाहिए कि आप किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत खुद ही ऐसी डगर पर चल रही है
मतलब जिन लोगों ने उड़ानी है पतंगे वो तो उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे, तो क्या आप इस तरह का बिहेव करेंगे? ये आपकी पॉलिसीज होगी? आप लोगों ने ठीक है लगा दी, पाबंदी लग गई, ओके, लेकिन इस तरह के बयानात देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? एक तो ये, दूसरा थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इस वक्त जो अदालती मामलात हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इसके ऊपर हम बहुत से लोगों से भी बातचीत कर चुके हैं और 26वीं आईनी तरमीम को तो हम मेरा ख्याल है कि एलेबोरेट भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो 8 फैब के हवाले से अब सुनाई जा रहा है कि वापस इकट्ठे हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, इस हवाले से मोहसिन नकवी साहब क्या कह रहे हैं? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब एक और जो है उनका बयान भी सामने आया और मेरा ख्याल है कि वो आसान अल्फाज में कहा जाए, आसान अल्फाज में कहा जाए रिक्वेस्ट है या धमकी है, ये जरा सुनते हैं, उसकी बात पता चलेगा। और उसका पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। मेरा तो पहले भी इसी तरह जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी। अच्छा जी, ये देखे ना, इन्होंने कहा कि पहले की तरह इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन फिर आगे उन्होंने कंप्लीटली अगर इस शॉट को आप सुनेंगे तो वहां पे उन्होंने कहा कि जिस तरह इनके साथ 26 नवंबर को हमने किया था ना, उसी तरह से 8 फैब को भी करेंगे, तो रिक्वेस्ट के साथ धमकी भी आ गई। लेकिन चले वो मामलात एक अलग सूरत हाल इख्तियार कर जाते हैं, उस पर हम बहुत बहस हो चुकी है, बहुत से टॉक शोज में भी हो चुकी है, लेकिन बात यह है कि अब 8 फरवरी को तो ऐलान कर दिया गया है, तो क्या ये जलसा उनका वाकई कामयाब हो जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको पता है क्योंकि पीटीआई के अंदरूनी मामलात भी कुछ इस तरह से खराब है ना। लेकिन अब जिस तरह से लीड जुनैद अकबर साहब करेंगे, तो उन्होंने तो कह दिया पहले ही कि जी अब एक हार्ड लाइनर सामने आएंगे, होम्योपैथिक जो क़यादत थी वो साइड पर हो जाएगी और हम जो है वो बातचीत अब करने के मूड में हमें नजर नहीं आ रहे, क्योंकि फिर मैं मुज़ाकरात का जिक्र इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अब वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने एक पार्लिमानी कमेटी की भी पेशकश की है जिससे ये सूरत हाल पैदा हो सकती है कि मुज़ाकरात बिल्कुल ऐसी है। पार्लिमानी कमेटी को तो वैसे यकसर मुस्तरद कर दिया, उसकी वजह यह है कि 2018 में भी पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी, उस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। अब जो है वो बानी पीटीआई जो है वो जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है नहीं हम पार्लिमानी कमेटी बनाएंगे। पार्लिमानी कमेटी से भी ऐसा कुछ निकलना तो था नहीं, लेकिन यह है कि वो जो आप बात करिए वो बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं पे इनको वापस मुज़ाकरात की तरफ या फिर पार्लिमानी कमीशन या फिर जुडिशल कमीशन की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि जो रास्ते हैं ना वो तमाम तरह हमें बंद नजर आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। जो इस वक्त अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके लिए, सो वे फॉरवर्ड वही मुज़ाकरात वाला था वे फॉरवर्ड, लेकिन हमें कुछ एसओपीज मान लिए जाते, हुकूमत कुछ मान लेती, कुछ पीटीआई मान लेती तो बात आगे बढ़ सकती थी, क्योंकि एक अवेलेबल फॉरम वही था स्पीकर वाला और जिसमें तमाम लोग बैठते और बातचीत करते। गजल ये भी है कि इस दफा थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इंटेलिजेंटली प्ले वो कर रहे हैं कि पहले वो खुद सोलो पार्टी थी, अब उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकात की है। अच्छा, जई साहब ऑलरेडी उनके साथ मौजूद है, हामिद रजा साहब ऑलरेडी उनके साथ मौजूद है। फिर हमारे प्रोग्राम में आपको याद होगा एक पीटीआई के रहनुमा थे, उन्होंने कहा था कि शायद खाकान अब्बासी से भी हमारी बातचीत हो रही है। सो अगर 3 4 5 तवाना आवाजें मिल जाएंगी तो डेफिनेटली एक नया सियासी मंजरनामा नजर आएगा। लेकिन इसमें एक सवाल है, वो आपसे भी है, अवाम से भी है, कि ये जितना भी मंजरनामा बनते हुए नजर आ रहा है, अब फजल रहमान साहब या शायद खाकान अब्बासी साहब ऐसे तो नहीं है कि वो खान साहब की कॉल का इंतजार करते रहेंगे कि वो जो डायरेक्शन देंगे तो वही होगा। फिर इनको मेरे ख्याल है कि मिल बैठ के सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और आपको याद होगा इरफान सिद्दीकी साहब जब हमारे साथ मौजूद थे तो उन्होंने यही कहा था कि हमारे पास जो रिक्वेस्ट लेकर आई है पीटीआई, उनका पहला मुतालबा ये था कि हमें हमारे साथ चलें, लेकिन क्या अब वो साथ चलेंगे? और सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ये इनका ग्रैंड अलायंस जो है सड़कों पर आना जो इसका फैसला कर लिया गया ये कामयाब होगा या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और वक्त क्या बताता है ये हम सब देखेंगे और आप भी देखेंगे। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक, के बाद हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। स्टे विद अस। एक और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड का फाइनली जो है वो ऐलान हो चुका और हमें हमेशा से ही शायकीन और मायरीन के लिए दिलचस्पी का बायस रहा है। और इस वक्त हम देख रहे हैं मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स हो गए, फेसबुक हो गया, हर कोई अपनी आरा का इजहार भी कर रहा है इस सिलेक्शन कमेटी की मुशावरत के बाद जो स्क्वाड सामने आया। और जब बात हो चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट की तो हर इंतखाब पर बहस और तनकीद नागुज़ीर हो जाती है। और हालिया दिनों में साबिक कप्तान वसीम अकरम ने भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए कौमी स्क्वाड में फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह की शमूलियत पर बहुत से सवालात भी उठाए हैं। उनका कहना है कि फ़हीम अशरफ की कारकर्दगी गुज़श्ता 20 मैचों में गैर तसल्ली बख्श रही है और खुशदिल शाह की सिलेक्शन भी
हैरान कुन है। साथ ही स्क्वाड में स्पिनर्स की तादाद पर भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि भारत जैसे मजबूत हरीफ अगर मैं कहूँ तो वो अगर 4 स्पिनर्स के साथ जा सकता है तो फिर पाकिस्तान एक के साथ क्यों जा रहा है। तो ये कुछ छोटे छोटे सवालात हैं जिनके जवाब जानने की आज हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसी आपने चैंपियंस ट्रॉफी की बात की, तो चैंपियंस ट्रॉफी में आपको एबीएन न्यूज़ की स्क्रीन पे एक बार फिर शोएब जट साहब नजर आएंगे, और आज हमारे साथ शोएब जट साहब बजरिया वीडियो लिंक मौजूद हैं। जट साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर सबसे पहले राना फ़हीम अशरफ के हवाले से सवाल करना चाहता हूँ। कौन सी जादू की छड़ी है राना फ़हीम अशरफ के पास कि वो डिस्कस भी नहीं हो रहे थे, लेकिन आउट ऑफ राना फ़हीम अशरफ हमें चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी नजर आ रहे हैं और वो अब हमें खेलते हुए भी नजर आएंगे। आप कहाँ पे रहते हैं मुझे बताना पसंद फरमाएंगे? सर ये इस्लामाबाद में, सर इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में। यही तो आपकी गलती है कि आप फूल नगर में नहीं रहते। वो फूल नगर जिसका पहला नाम भाई पेरो था। ये बताएं कि आपके कोई रिश्तेदार कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली में है? नहीं सर, नहीं है, तो तब भी तो शो कर रहा हूँ, नहीं तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता। नहीं, क्रिकेट बोर्ड में नहीं, क्रिकेट टीम में होते। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो रिश्तेदारों के लिए है या फिर जो है वो अजीज और प्यारों के लिए है। जो मैरिट है उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हुए हैं। जो भी बाहर खड़ा होता है, क्रिकेट बोर्ड से बाहर खड़ा होता है, तो वो मैरिट का नारा बुलंद करता है। उस नारे पे चढ़ के वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर अपनी जगह हासिल करता है। जैसे ही उसको क्रिकेट बोर्ड की उस कुर्सी पे बिठाया जाता है तो वो अंधा भी हो जाता है, वो ब्लाइंड भी हो जाता है, डेफ भी हो जाता है, ना उसको सुनाई देता है ना दिखाई देता है, और जो उसके मुंह में जुबान होती है वो सब अच्छा का राग लाती है। तो राना फ़हीम अशरफ का ताल्लुक जो है वो फूलनगर से है, और कहा यह जाता है, जो क्रिकेट हलकों में बात हो रही है, कि एक नहीं दो नहीं कई राणे जो इस टाइम असम्बलियों में मौजूद हैं, उनका जो है उनको भरपूर साथ हासिल है। और जब इतनी भरपूर बैक हो तो फिर किसी का रास्ता कैसे रुक सकता है। ये बात मैं आपको इंतहाई जो है ना वसूख से कह सकता हूँ। क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी आए और आकर अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बताए कि क्या जिस दिन जो इन्होंने टीम का अनाउंसमेंट किया है, क्या उस दिन दोपहर से पहले तक राना फ़हीम अशरफ उनके प्लान में थे? क्योंकि जो क्रिकेट बोर्ड को इन्होंने चीजें दी थी उसमें तो राना फ़हीम अशरफ नहीं थे। फिर अचानक उस दिन जिस दिन मीटिंग हुई, जिस दिन टीम अनाउंस हुई, 12:30 बजे सर जोड़कर बैठा गया। पता नहीं कहां से कोई फोन आया था, कहां से कोई ऑर्डर आया था, क्या ऐसा हुआ था बंद कमरे में कि उसके बाद जो है वो सब सर हिलाते हुए बाहर निकले। बड़े साहब ने भी साइन किया, वो कहते हैं ना कुग्गी बिठाई, और उसके बाद टीम का अनाउंसमेंट कर दिया और राना फ़हीम अशरफ वारिद हो गए। अच्छा शोएब साहब, जैसे आपने एक बात की ना, जब इतनी स्ट्रॉन्ग बैक होगी तो फिर ऐसे ही नाम देखने को मिलेंगे। अब ये बताइए कि जिस तरह से मैंने पहले अपने इंट्रो में भी कहा था कि अगर भारत इतना स्ट्रॉन्ग हरीफ है हमारा, वो 4 स्पिनर्स के साथ जा सकता है, तो फिर हम एक के साथ क्यों जा रहे हैं? इस हवाले से भी तो बहुत से सवालात उठ रहे हैं। क्योंकि हम जो है वो क्रिकेट बातों से खेलते हैं। दुनिया में क्रिकेट जो है वो बैट और बॉल से क्रिकेट खेलती है उनकी टीम। हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है वो बातों से तमाम मैचेस जीतता है, वो बातों से बड़े बड़े मार के सरंजाम दे देता है, वो बातों में कह देता है कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी को अपनी मर्जी से करवाएंगे, इंडिया को आने पे मजबूर करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अमली तौर पे जीरो। और यही वजह है कि आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है वो बातों में तो ऐसे ही जो है आपसे बातें करेगी कि वो एलियंस को भी जाके हरा के आ जाए। दुनिया के क्रिकेटर्स तो उनके आगे बेचते ही नहीं है। वो ऐसी जो है ना प्रोडक्ट तैयार करेंगे, ऐसी सिलेक्शन करेंगे। और अमली तौर पे ये बात है कि इस टीम में ना ओपनर का पता है कि जो है ना प्रॉपर ओपनर कौन होगा। आपके जो है वो सिलेक्टर साहब जो असद शफीक है वो क्या फरमा रहे हैं वीडियो स्टेटमेंट में कि सऊद शकील भी ओपन कर सकता है। जब आप श्योर ही नहीं है कि कौन ओपन कर सकता है। इसी तरीके से स्पिनर्स का पूरी दुनिया 3-3 स्पिनर्स लेकर आ रही है और हम एक फुल टाइम स्पिनर लेके जा रहे हैं, 2 हम पार्ट टाइम स्पिनर लेके जा रहे हैं। वो सिलेक्शन कमेटी ने ये भी कहा ना कि हम तो पिचेस देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारे अगेंस्ट कौन खेल रहा है, उसके बाद ओपनर जोड़ी डिसाइड होगी। मतलब इतना बड़ा इवेंट और अभी तक आपको ये नहीं पता कि आपके ओपनर्स कौन है। मैं यही तो बता रहा हूँ। इनको एक बात पता है कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आने चाहिए, पैसे टाइम पे आने चाहिए, और पैसे बढ़ाने का फार्मूला भी है। वैसे तो सीधी सीधी तनख्वाह मिलती है, अब पैसे बढ़ाने का फार्मूला है कि जी मैं मैच देखने वहां जा रहा हूँ, मैं मीटिंग के लिए वहां जा रहा हूँ, मैं जो है ना स्ट्राइक फोर्स कैंप को देखना चाहता हूँ। टीएडीए बढ़ाते जा रहे हैं, टीएडीए बढ़ाते जा रहे हैं, और तरीकों से पैसे जो है वो बटोरते जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के इनको
कहते हैं ना, बिल्कुल भी रत्ती बराबर भी पाकिस्तान क्रिकेट का इनको एहसास नहीं है। ये खुद जो है वो जिस अताब का शिकार रहे हैं, अब ये आके जो है ना उसके बदले ले रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट को मुझे नहीं लगता कि संवारने आए हैं, ये तो लगता है कि ये अपनी एहसास महरूमियों का बदला ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा जट साहब, ओपनिंग की बात की आपने भी और गजल ने भी। ओपनिंग के हवाले से अब खबरें ये आ रही हैं कि कप्तान और आकिब जावेद चाहते हैं कि बाबर आजम ओपन करें, लेकिन बहुत सारे सिलेक्टर्स ये चाहते हैं कि उस्मान खान ओपन करें। अब जेन्युइनली देखा जाए तो उस्मान खान के पास ये आखिरी मौका है, उनको ओपनिंग स्लॉट ही जचती है। हमने मुल्तान सुल्तान में भी देखा था, वहां पे भी एक दिन उन्होंने सेंचुरी की, अगले दिन रिजवान उनको वन डाउन पोजीशन पे ले आए। तो क्या उस्मान खान की जगह नहीं बनती ओपनिंग में कि हम सऊद शकील को और बाबर आजम को ट्राई करेंगे जो कि बड़े शॉट्स नहीं लगा सकते? हसनैन, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप ये बात कर रहे हैं कि कप्तान और हेड कोच जो है वो ये चाह रहे हैं, सिलेक्टर ये चाह रहे हैं, कहीं ये ना हो जिन्होंने राना फहीम अशरफ को डलवाया वो कुछ और चाहेंगे राना फहीम अशरफ ओपन कर लें। इस पाकिस्तान क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, इसकी तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है भैंस उसी की है। ये क्रिकेट टीम नहीं है, ये एक भैंस है। वो लाठियां मारते हैं और अपने हिसाब से उसको मोड़ते रहते हैं। आप यहाँ बात कर रहे हैं उस्मान खान की, देखें बाबर आजम पहला इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था कि जी खबरें उड़ाई हुई थी कि बाबर आजम ओपन करेंगे फखर के साथ। फिर सिलेक्टर साहब वीडियो स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि सऊद शकील भी ओपन कर सकते हैं। अब आप अंदर की बात बता रहे हैं कि उस्मान खान भी कर सकते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि फिर फहीम अशरफ भी अपना पवा लड़ा लेंगे। फिर वो कह देंगे कि जी नीचे मुझे रन नहीं बनते, क्योंकि दायरे में जो रन बन जाएंगे। बाकी तो उनकी वो वसीम अकरम ने बड़ा प्यारा जुमला कहा है कि आखिर उनके अगर मैचेस देखे 2 सालों के तो जो है ना उनकी एवरेज जो है 9 की है, बॉलिंग एवरेज 100 की है। तो फिर वो कहेंगे भाई मुझे बैटिंग एवरेज 9 की जो है बढ़ानी है, तो मुझे आप जो है ना दायरे में बारी लेने भेजें। या तो भाई जिसकी पावर है उसका काम चलेगा। बिल्कुल ऐसी है जट साहब, लेकिन दो शख्सियात के साथ बहुत ही ज्यादा ज्यादती हुई है, एक आमिर जमाल के साथ और एक सुफियान मुकीम के साथ, क्योंकि दोनों का ताल्लुक शायद इस्लामाबाद रीजन से है। इस्लामाबाद रीजन इतना स्ट्रांग है नहीं, लाहौर रीजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वहां से जिसकी भी कॉल आती है उसको पिक कर लिया जाता है। लेकिन आमिर जमाल का क्या कसूर है, सुफियान मुकीम का क्या कसूर है? कम से कम उनको बताया तो जाए ना। देखिए इसमें मैं आमिर जमाल के साथ ये हमदर्दी का इजहार करूंगा, ऑल्दो कि अगर आप उसके व्हाइट बॉल के स्टैट्स देखेंगे बहुत ज्यादा उसका सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है ना। वो ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस के बाद उसकी वो नहीं थी बहुत ज्यादा उसके, लेकिन उनको जट साहब सॉरी टू कट यू, उनको उस तरह से यूटिलाइज भी नहीं किया गया ना। उनको बस वो क्या कहते थे, जब मौका मिला बिल्कुल ऐसी है जैसे मीर अब्दा को जाया किया जाता है वैसे इसको भी जाया किया जा रहा है। लेकिन बात समझे हसनैन, मुझे इसलिए आमिर जमाल के साथ हमदर्दी है कि उसको बता दिया गया, उसकी शर्ट का साइज जो होते हैं वो ले लिया गया, उसको बता दिया गया कि तुम खेल रहे हो। बाकायदा सिलेक्टर ने फोन करके उसको कॉन्फ्रेंस में लिया। ये स्क्वाड ऐसे नहीं अनाउंस होता कि अचानक आपने कर दिया, सब एक दूसरे को बता देते हैं, एतमाद में लेते हैं। फिर उसको एतमाद में लेने के बाद आपने जो है ना उसको बाहर कर दिया। उसने अगर जो है ना विट्रियल वाली अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट लगा दी, फिर उस पर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि ये तुमने क्या किया, ठीक है ना। आप देखिए कौन नहीं कर रहा, क्या इमामुल हक ने ट्वीट नहीं किया? जिसका जरा भी चांस था और वो अगर स्क्वाड में नहीं आया तो सभी लिख रहे हैं, फिर आपको तकलीफ क्यों हो रही है? पाकिस्तान क्रिकेट की मैंने कहा ना कि ये इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो किसी तौर पे भी दानिशमंदों या अकलमंदों या दूर अंदेशों के हाथ में नहीं है। ये वो बिल्कुल ऐसी है कि बंदर के हाथ में माचिस आ गई है, वो आग लगाता फिर रहा है हर जगह। तो पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया यही है कि हमारी क्रिकेट सही डायरेक्शन में नहीं जा रही। इस स्क्वाड के साथ अगर आप सेमीफाइनल में पहुंच जाएं तो वो आपके लिए ऐसे ही होगा कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत लिया। अच्छा जट साहब, इससे पहले बाबर आजम के हवाले से बात हो रही थी, तो क्या आप समझते हैं कि बाबर में इतनी सलाहियत है कि नंबर 3 से उनको छेड़ा जाए? और अगर बाबर ओपन में फेल हो जाते हैं तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पीसीबी लेगा, सिलेक्शन लेगी, या फिर बाबर आजम खुद लेंगे? देखिए बाबर आजम जो है वो बादशाह सलामत हैं, उनको तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर वो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में हर मैच में 0 पे भी आउट हो तो कोई किसी की जरूरत नहीं है, किसी की इतनी औकात नहीं है, किसी की इतनी हैसियत नहीं है इस क्रिकेट बोर्ड में कि वो बादशाह सलामत को जाके कह दे। प्रॉब्लम जो है उनकी वजह से जो टीम पे प्रेशर आता है कि वो मिडिल ऑर्डर में होते हैं तो वहां रन नहीं कर पाते, वो ओपन जाते हैं तो वहां टीम पे बोझ बन जाते हैं कि टीम का स्ट्राइक जो है ना स्ट्राइक रेट जो है वो स्लो हो जाता है, उसका स्कोरबोर्ड स्लो चलता है। बादशाह सलामत को कुछ नहीं होता। आप ये कहें कि उनको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, बाकी किस जिम्मेदारों को ढूंढे। तो ये मैं आपको बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, अभी से आपको बता रहा हूं, आप लिख के रख ले, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कुछ लोगों की चेहरे तब्दील किए जाएंगे। कुछ लोग जो पिछले जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसकी वजह से जो मंजर पसे मंजर चले गए थे वो मंजरे आम पे आ जाएंगे। आई मीन वो फ्रंट रो पे चले जाएंगे, ये वाले बैक रो पे चले जाएंगे। ये पहले से स्ट्रेटेजी तय है।
अच्छा जट साहब, मुझे ये बताइएगा कि मैं सारे क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो क्रिकेटर ऐसे हैं जो कि हमें सर्कल में नजर आते हैं, मुझे तो ये लग रहा है, जितनी मैं स्पोर्ट्स कवर करता हूँ, स्पोर्ट्स को देखता हूँ, वैसे आपका मेरे से ज़्यादा तजुर्बा है कि जिस तरह साबिक ओलंपियंस होते थे ना, उन्होंने हॉकी को तबाह किया था, इसी तरह हमारे साबिक क्रिकेटर जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो हमारी क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं और क्रिकेट हमारी नोवेयर जा रही है। हम तो अफगानिस्तान से भी पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, अफगानिस्तान से हम पीछे जाए ना जाए, लेकिन अफगानिस्तान हमसे बहुत आगे चला गया। हो सकता है हम वहीं पे खड़े हो, वही 1965 की जो है वो हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम वहीं पे खड़े हैं, पत्थर के दौर की क्रिकेट में खड़े हैं। अफगानिस्तान आगे चला गया, उसको पता है कि मॉडर्न एरा की क्रिकेट क्या है। मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान के स्क्वाड, आप जो है ना शुक्र अदा करें कि वो आपके कैंप में, मतलब आपके ग्रुप में नहीं है। अगर बांग्लादेश की जगह अफगानिस्तान आपके ग्रुप में होता तो आप यकीन करें वो मैच भी ना जीत पाते। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से 2023 का जो वनडे वर्ल्ड कप था उसमें आप अफगानिस्तान से हारे थे ना, स्पिन ट्रैक की वजह से। इन ट्रैक्स में भी अफगानी जो है ना आपको मार मार के बुरा हाल कर देंगे, बल्ले से भी और चकराती हुई, चकमा देती हुई गेंदों से वो आपकी विकेट उड़ा देते। जी अच्छा जट साहब, थोड़ा सा मोहम्मद रिजवान के हवाले से भी बात कर लेते हैं। विकेट कीपर है, आपको लगता है एक तो उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से आप कैसे देख रहे हैं उनको, और फिर सारा टीम को लेकर चलना साथ, आपको लगता है कि जीत की तरफ ले जा सकेंगे? और वो विकेट कीपर के अलावा कप्तान भी हैं और अपनी फरमाइश पे एक प्लेयर भी उन्होंने टीम में लाया है। यही तो मसला है कि फरमाइशें चल रही है, कोटा सिस्टम है। जैसे गजल कह देंगे जी ये 3 खबरें मेरे चलेंगी, आप कह देंगे कि जी 4 जो है प्रोग्राम्स मेरे चलेंगे, मैं आगे कहूंगा जी मैं आपके शो में आ रहा हूँ, एक गेस्ट मेरा भी आप बिठा लें। ये इसी तरीके से पकड़ दकड़ 11 तो बनाई हुई है इन्होंने पाकिस्तान की, कि दोस्तियां निभा लें, रिश्तेदारियां निभा लें, ताल्लुक निभा लें, अपना मुस्तकबिल बचा लें किसी खिलाड़ी को इंडक्ट करवा के। ये इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है। यही 2023 में आपका हुआ, यही आपने 2024 में किया, और यही कहानी आप 2025 में रिपीट करने जा रहे हैं। तो जो 2023 में आप इबरत का निशान बने कि वहां अफगानिस्तान से हारे, 2024 में आप उससे अमेरिका से हारे, तो 2025 में मुझे ये डर है कि कहीं आप बांग्लादेश से ना हार जाए। न्यूजीलैंड और इंडिया तो है ही आपके लिए मुश्किल, कहीं आप बांग्लादेश से भी ना हार जाए। क्यों? क्योंकि आपकी टीम सिलेक्शन सही नहीं है। जहां तक रिजवान की आपने बात की है, खबरें इधर उधर से चल रही हैं, सही है, जो रिजवान के करीबी लोग हैं वो इधर उधर खबरें फीड कर रहे हैं कि जी रिजवान इस स्क्वाड से खुश नहीं है। अगर एक कप्तान इस स्क्वाड से खुश नहीं है तो आए भाई, आए और आके बोलें। आप तो वैसे ही बड़ा अच्छा बोलते हैं, तो आए और आके बोलेंगे जी मैं इससे मुतमईन नहीं हूं, अगर इस स्क्वाड के नताइज अच्छे नहीं आए तो मैं जिम्मेदार नहीं होगा। आज आके बोले ना, क्यों नहीं बोल रहे? क्या जितने ये हमारे सीनियर हैं सिर्फ पैसे बढ़ाने के लिए स्टैंड लेते हैं? आपको याद होगा 2023 में जब ये कह रहे थे कि जी हमें आईसीसी की आमदन का शेयर दें, तो तब ये डट गए थे, ये कहते थे जो मर्जी हो जाए हमारे पैसे बढ़ाओ, ठीक है ना। और अजीब अजीब किस्म की उस टाइम खबरें आ रही थी कि जी वो दूसरे ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं कि हम लोगों नहीं लगाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, इस तरह की बातें जो है ना वो फीड की जा रही थी। तो अब फिर आप आ जाए ना, सिर्फ आपने पैसों के लिए स्टैंड लेना होता है, टीम के लिए क्यों नहीं स्टैंड ले रहे? हम मान लेते हैं कि जी आपकी मर्जी की टीम नहीं आई, तो आप आए स्टैंड ले, क्यों नहीं स्टैंड ले रहे? अच्छा जट साहब, मुझे शॉर्टली बताइएगा, हमारे पास 30 सेकंड है, कि जिस तरह की टीम बनाई गई है, क्या हम ग्रुप स्टेज में ही रहेंगे या फिर आगे जाने के कुछ चांसेस हैं? सर मेरी जो फाइनल 4 की टीम है उसमें पाकिस्तान नहीं है। अच्छा जी, जट साहब की जो फाइनल 4 की टीम है उसमें पाकिस्तान नहीं है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जट साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर थैंक यू सो मच। हो जाए खवातीन आज़ाद, ये थी क्रिकेट की बात जो कि हमने करनी थी, और क्रिकेट में कुछ ऐसी बेज़ाब्तियाँ ज़रूर हो रही हैं जो कि कल जिसका खमियाजा पूरी पाकिस्तान कौम को जो है वो भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सियासत के साथ साथ फॉलो करते हैं। हमें रिजल्ट चाहिए होते हैं क्रिकेट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। आज हम एक ऐसे खेल की बात करेंगे जो सिर्फ रफ्तार का नहीं बल्कि बर्दाश्त, हौसले और अज़्म का इम्तिहान भी है। और ये आज इस प्रोग्राम में हम मैराथन की बात करेंगे, मैराथन रेसिंग की बात करेंगे। हमारे साथ हैं 2 शानदार मैराथन रनर्स, आयशा मस्तूर और उमेरा अब्बासी, जो हाल ही में इस्लामाबाद मैराथन में शरीक हुई। और ख़ास तौर पे आयशा मस्तूर ने दूसरी पोजीशन हासिल की, जो किसी भी एथलीट के लिए एक बड़ी कामयाबी होती है। आयशा का सफ़र आम रनर अप जैसा नहीं है, आम रनर्स जैसा नहीं है। ये ना सिर्फ एक अल्ट्रा मैराथन रनर और साइकिलिस्ट हैं, बल्कि एक कैंसर सर्वाइवर भी हैं। और इनका सफ़र 5 किलोमीटर से लेकर 660 किलोमीटर से ज़्यादा फासले की रेसेस तक फैला हुआ है, जो इनके अज़्म को और इनकी इस्तकामत को ज़ाहिर करता है। तो ये मैराथन रेस क्या होती है, इसके लिए किस किस्म की फ़िज़िकल और मेंटल फिटनेस दरकार होती है, लंबी रेसेस के दौरान किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है,
इन्हीं हवाले से बात करेंगे। एग्जैक्टली और ये दोनों गेस्ट हमारे प्रोग्राम में इससे पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन अब एक कामयाबी के साथ वापस आई हैं, एक दफ़ा फिर से जीत कर वापस आई। सबसे पहले तो आप दोनों को वेलकम और बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप लोगों ने मैराथन में हिस्सा लिया। सबसे पहले आयशा आप बताएं कैसी रही आपकी ये कामयाबी और कैसा फील किया आपने जीत कर? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। बहुत मज़ा आया और ज़ाहिर बात है इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। वो मैंने कॉन्टीन्यूसली लास्ट मैराथन से लेके अभी तक बहुत ज़्यादा अपनी ट्रेनिंग पे फोकस किया। अभी जब लास्ट कराची मैराथन में मैंने फुल मैराथन में पार्टिसिपेट किया था जी, उसमें मेरी 7th पोजीशन थी। अच्छा। या और फीमेल कैटेगरी में। सही, तो सही। अभी थोड़े से दिन थे, 20 डेज़ के बाद ये इस्लामाबाद मैराथन हुई है और लास्ट ईयर भी मैंने इस्लामाबाद मैराथन में पार्टिसिपेट किया था और तब मेरी 3rd पोजीशन थी। तो इस दफ़ा मेरा था कि मैंने अपनी ट्रेनिंग को और टफ करना और अच्छा बनाना है कि अपना जो पहले वाला उसको मैं बीट कर सकूं। और फिर आपने 2nd पोजीशन ली और माशाल्लाह इसके बाद जब आप आएंगी तो आप फर्स्ट पर आएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसी। अच्छा उमेरा, आपका ओवरऑल अगर मैराथन की बात करें तो कैसा तजुर्बा रहा और क्या कुछ वैसे रेस में भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता होगा? जी बिल्कुल, रेस में ही तो सीखने को मिलता है। इंसान अपने आप को अच्छे से जान पाते कि उसके अंदर कितना स्टैमिना है और बहुत से ऐसे लोगों को इग्नोर करके जस्ट अपने पे फोकस करना पड़ता है। आप थ्रू आउट रेस में जस्ट अपने आप पे ही तवज्जो जो होती है इंसान की कि यार आपके अंदर कितना स्टैमिना है कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही एक पॉजिटिव चेंज होता है और बहुत से चीज़ों को इग्नोर करते हैं जो आपके लाइफ में एक नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं, आपके माइंड में आई होती हैं और वो आपको बिल्कुल उस नेगेटिविटी से दूर करके आपको रेस का एक अच्छा चैंपियन बनाता है। जिस तरह आयशा ने बताया, आपने कराची मैराथन की उन्होंने स्टोरी बताई, फिर इस्लामाबाद की बताई, तो आपका ये मैराथन का पहला एक्सपीरियंस था? इसके अलावा भी आपने मैराथन रेसेस की? नहीं, मेरा पहला एक्सपीरियंस नहीं था। मेरा तो 2023 से ये मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। सबसे पहले तो मैंने इस्लामाबाद रनिंग क्लब वालों को ज्वाइन किया था, तो उनके साथ ही मैंने उनके साथ डिफरेंट इवेंट्स में उनके पार्टिसिपेट किया। दुबई एम्बेसी वालों ने इको मैराथन किया, उसमें 10 किलोमीटर किया था। फिर मार्गला ट्रेल रनर्स के साथ मैंने नथिया गली का किया जिसमें हाफ मैराथन किया था और उसके अलावा अब इस्लामाबाद रणवीर दास वालों के साथ मैंने 5 किलोमीटर की रेस की। अच्छा, तो उमेरा आपकी जानब दोबारा आएंगे। आयशा से पूछते हैं, आयशा किस तरह की इसमें मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग आपकी नीड होती है, कैसे आप ट्रेनिंग करते हैं? मेरा 5 डेज़ इन अ वीक जो है उसमें मेरी डिफरेंट मेरी एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं लॉन्ग वॉक करती हूँ। अच्छा। लॉन्ग वॉक से ये कि आपका स्टेमिना पता चलता है कि आपकी थक तो नहीं गए थोड़े से किलोमीटर करके। मेरी जो लॉन्ग वॉक होती है वो भी एटलीस्ट 30 किलोमीटर होती है। अच्छा। पूरा राउंड अपने मार्गला रोड का और जो भी ऐसी क्लीन रोड्स हैं उन पे, ताकि आप इजीली कर सकें। उसके बाद मेरी रनिंग होती है, कोई भी पार्क जो है वो देखकर उसमें रनिंग, और मैं अपना टाइम सेट करती हूँ कि मैंने कितनी देर रनिंग करनी है। और उसके बाद माशाल्लाह अभी मैंने साइकिलिंग भी मतलब सीख ली है। अच्छा। EBR के फाउंडर हैं ख्वाजा ज़हीरुद्दीन, उनसे मैंने, और अभी रिसेंटली जब 31 जनवरी को मेरी बर्थडे थी तो मेरा टारगेट यही था कि मतलब मैंने पहले से पिछले साल से सोचा हुआ था कि जब मैं 50 इयर्स की हो जाऊंगी तो मुझे 50 किलोमीटर कोई भी एक्टिविटी करनी है। तो अब इस्लामाबाद मैराथन तो मैं, आपको पता है, फुल मैराथन हो चुकी थी। 42.60 किलोमीटर का मैंने डिस्टेंस कवर किया था। तो फिर मैंने सुबह अपनी साइकिलिंग स्टार्ट की और वो 57 पॉइंट समथिंग जो है वो मैंने 5 आवर्स में मुकम्मल की और मुझे बहुत खुशी हुई। तो मेरी ट्रेनिंग इसी तरह होती है कि मैं एक एक्टिविटी को नहीं करती, हाइकिंग भी करती हूँ। जैसे कल मैंने खैरा गली से अयूबिया तक हाइकिंग की, 5 आवर्स में की है हाफ मैराथन। तो वो उसमें स्नो थी, तो स्नो में भागना एक अलग तजर्बा था। क्योंकि उसमें आप खैरा गली से भाग के गई आप अयूबिया तक? जी जी, मेरी ज़्यादातर मोस्टली जो थी वो ब्रिस्कली वॉक भी होती है और मतलब एक ही एक्टिविटी में दोनों चीज़ें होती हैं कि मैं भागती भी हूँ और रनिंग भी, मतलब वॉकिंग भी बहुत तेज़ होती है। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा स्नो का। अच्छा आयशा, तो आप चूंकि पेशेंट भी हैं तो आपकी फैमिली की आपको फुल सपोर्ट रही है इस सारी सूरत हाल में? क्योंकि अक्सर होता है कि फैमिली कहती है कि नहीं, ऐसी सूरत हाल में नहीं करना चाहिए सर्वाइव, आपको नहीं जाना चाहिए। तो कुछ फैमिली मेम्बर्स कहते थे कि तुम बीमार हो, तुम ये क्या कर रही हो। तो मैं कहीं, मैं बीमार नहीं, मैंने एक्चुअली इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मैं बीमार हूँ, कि या मैं इतनी बड़ी उस फेज से गुजर रही हूँ। तो मैंने कुछ लोगों की बातों को इग्नोर किया
मैंने बस अपने पे फोकस किया कि मुझे करना है और मुझे यकीन था कि मैं कर लूँगी और आपने किया। यस। अच्छा उमेरा, आपकी अगर बात की जाए तो रेसिंग में जिस तरह और डिफरेंट बहुत सारी स्पोर्ट्स है ना, तो उसमें प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है। तो रेसिंग में क्या आप प्रैक्टिस करती हैं और फिर इसमें भी कोई इंस्पिरेशंस होती हैं, उनको सामने रख के आप फिर इस खेल की तरफ आती हैं? है तो ये खेल? जी खेल है, लेकिन अगर इसको शौक से, अगर खेल क्या कह सकते हैं, मैं तो कहती हूँ ये रोज़मर्रा की रूटीन हर इंसान की होती है। वॉक तो हर कोई करता है, लेकिन उसको एज अ पैशन लेके चलना, एज अ रनर, ये एक डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं और एक ऐसा तजर्बा है कि ये जब इंसान रनिंग करता है तभी पता लगता है। तो मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करूँ तो जब मेरी प्रैक्टिस उसमें कभी हाइकिंग भी हो सकती है, लॉन्ग रन में ये कह सकती हूँ कि मैं 10 किलोमीटर आजकल कर रही हूँ। और ये कि रोज़ाना की रूटीन में इतना ज़्यादा नहीं कर सकते आप। ये कि आप रूटीन में एक हफ्ते में 2 मरतबा लॉन्ग रन कर लें, वॉक कर लें। वॉक को एक लाज़मी चीज़ है। डाइट का भी आपको ख्याल रखना पड़ता होगा ख़ास तौर पर? डाइट, जी डाइट तो लाजमी है, और टाइम टेबल का ख्याल रखना, डाइट का ख्याल रखना, और आप इनटेक का पानी का जितना ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह आयशा ने बताया था, लास्टली मुझे जल्दी से बताइएगा कि उन्होंने कराची में 7वीं पोजीशन ली, यहाँ पे दूसरी में आई। आपकी कोई इस तरह से गोल्स हैं कि आने वाले दिनों में कौन सी रेस में आपने शिरकत करनी है? जी विद माय हस्बैंड सपोर्ट मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में अभी सपोर्ट, मतलब उनकी सपोर्ट की वजह से और उनकी मोटिवेशन की वजह से, फैमिली का सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनकी सपोर्ट की वजह से इंशाल्लाह लाहौर मैराथन में, हाफ मैराथन में इंशाल्लाह मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ इंशाल्लाह। चलें जी, विश यू गुड लक। आपको भी गुड लक। थैंक यू सो मच। खवातीन औज़ात, ये थी 2 ऐसी खवातीन जो कि बाहिम्मत खवातीन। एग्जैक्टली, और चैलेंजेस के बावजूद जिस तरह से आगे आई हैं, अपनी ट्रेनिंग के हवाले से हमें बताया और बहुत मज़ा आया इनको सुनकर भी, और इनके लिए बहुत सी हमारी तरफ से विशेस हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। और यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम सबका फेवरेट सेगमेंट एस्ट्रोलॉजी पे बात करेंगे। स्टे विद अस। करेंगे एक ऐसे सेगमेंट की जो कि हमारा फेवरेट सेगमेंट है, और ये फेवरेट सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले ही हमने बहुत सारी चीज़ें पूछ ली थी दाऊद जी से। दाऊद जी हमारे साथ मौजूद होंगे। इससे पहले कि मैं दाऊद जी की जानिब जाऊँ, आप हमारे इस सेगमेंट में कॉल भी कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर आपके सामने होंगे 051-890-1008, और दूसरा हमारा नंबर है 051-2624946। यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। स्ट्रेट अवे दाऊद जी की जानिब जाएंगे। दाऊद जी, स्टार्ट विद एरीज। आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया, और आज आप अपने स्टार्स की स्टोरी की बात सुनेंगे, और खासकर आपके सवालात को हम जरूर लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपका होरोस्कोप जो है शॉर्ट वर्ड्स में दूं, और ज्यादा आपके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज बुर्ज हमल। एरीज बुर्ज हमल वालों की बात करें तो इस वीक में एरीज वाले नेगेटिविटी से निकलेंगे। बहुत पॉजिटिविटी की एनर्जी आपको फील होगी। नई शुरुआत कर सकते हैं। अपने मामला से मुतल्लिका बड़ी पॉजिटिव तब्दीली देखेंगे। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। और मोहब्बत की बात करें तो एरीज वालों को मोहब्बत में कामयाबी मिलेगी, और पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 119 मरतबा रोजाना। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास बुर्ज सौर। 21 अप्रैल था 21 मई डेट ऑफ बर्थ है, सियारा ज़ोहरा। बुर्ज सौर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो बुर्ज सौर वाले इस वीक में अपनी ख्वाहिशें पूरी करने की भरपूर कोशिश करेंगे और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी मामलात में डिले है, नेगेटिविटी आ सकती है, मामलात रुक सकते हैं। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत से मुतल्लिका अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, कामयाबी मिलेगी। और जॉब और बिजनेस की बात करूं बुर्ज सौर वालों की, तो बुर्ज सौर वाले जॉब और बिजनेस में स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले करेंगे तो फायदा उठाएंगे। पढ़ने के लिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आप लोग 41 टाइम रोजाना पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट होरोस्कोप है बुर्ज जौजा। 22 मई था 21 जून, अंसर बादी हवा सियारा अतारत। तो बुर्ज जौजा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो बुर्ज जौजा वाले इस वीक में अपने मामलात को स्मूथली देखकर चलने की कोशिश करेंगे, बट अब किसी बात को अपने दिल पर ना लें, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। एंड ऑफ द वीक में बेहतर पोजीशन होगी, लेकिन आपके हासदीन, आपके इर्द गिर्द के लोग जो आपसे बुग़्ज़ कीना रखते हैं वो आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो हैरान कुन खबरें रहेंगी। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में एहतियात कीजिएगा, नेगेटिविटी फील होगी। और पढ़ने के लिए सूरह नास 21 मरतबा रोजाना पढ़ने से इस वीक में आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट होरोस्कोप है मेरे पास कैंसर बुर्ज सरतान। 22
जून था 23 जुलाई। और आप लोगों की, कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो कैंसर वाले इस वीक में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं, कुछ नई शुरुआत है और मोहब्बत से मुतल्लिका भी एनर्जी होगी, लेकिन एहतियात फिर भी रखिएगा, गुस्सा मामला को डिस्टर्ब कर सकता है। जॉब और बिजनेस में आपकी बड़ी जबरदस्त हेल्प होगी, नया काम कर सकते हैं। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में क्लैरिटी मिल जाएगी, कामों में मदद आएगी और आयतल कुर्सी 21 टाइम रोजाना आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगी। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है लियो, बुर्ज असद और आतशी बुरूज है। 24 जुलाई था 23 अगस्त डेट ऑफ बर्थ। तो लियो वालों के इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो लियो वाले इस वीक में कंप्रोमाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी से पार्टनरशिप भी हो सकती है, लेकिन आपको प्रेशराइज नहीं होना और गुजरे हुए वक्त की बजाय आने वाले वक्त की इस वीक में मनसूबाबंदी करनी है, उसके मामला बहुत जबरदस्त रहेंगे। जॉब और बिजनेस में कंफ्यूज नजर आते हैं, कंफ्यूजन मामला खराब कर सकती है। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, अग्रेसिव ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19 टाइम मगरब के बाद पड़ के आसमान की तरफ फूंक मारने से आपके स्टार्स की एनर्जी में बड़ी पॉजिटिव तब्दीली आएगी। नेक्स्ट है विर्गो, बुर्ज सुमला, खाकी, 24 अगस्त 23 सितंबर, नाम का आगाज पे और गैन से। तो विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो विर्गो वाले इस वीक में कामों में बहुत मसरूफ नजर आते हैं। फजूल खर्ची कम करें और अपनी एनर्जी नेगेटिव चीजों में जाया करने की बजाय कामों में हाथ डालें, क्योंकि दी सन एंड पे मौजूद है। तो जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो काम आपका बहुत जबरदस्त और एनर्जेटिक नजर आता है। अगर हम बात करें आप लोगों के जॉब और बिजनेस की तो जॉब और बिजनेस में आपको कामयाबी मिल सकती है। और जनाब अगर हम आपकी मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी आपको बेहतरी रहेगी, मामला बड़े स्मूथ चलेंगे। सूरह इखलास जी, इससे भी ज्यादा थोड़ा सा हमें स्पीड अप चाहिए क्योंकि कॉल्स बहुत आती हैं आपके सेगमेंट में, हमारे पास टोटल 5 मिनट बाकी। ठीक है। और लिब्रा, इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो लिब्रा वालों के लिए इस वीक में पॉजिटिव एनर्जी है, कामों में मदद होगी, फजूल करें और अखराजात को कंट्रोल करें। जॉब बहुत जबरदस्त है, मोहब्बत में तब्दीली हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है। स्कॉर्पियो बुर्ज अक्टूबर था 22 नवंबर डेट ऑफ बर्थ। स्कॉर्पियो वालों की बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, काम काफी ज्यादा है, उनकी प्लानिंग है, गुस्सा कंट्रोल करें। और जनाब सेजिटेरियस 23 नवंबर का 22 दिसंबर, स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो सेहत का ख्याल करें, बड़ी तब्दीली करना चाह रहे हैं, फैमिली से इस तब्दीली से आपके मामला बड़े स्मूथ चलेंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कसरत से पढ़ना फायदा देगा। कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो राब्ते, इंट्यूशन, हेल्प बड़ी बढ़ेगी, उदासी थोड़ी सी रहेगी, लेकिन स्पिरिचुअल हेल्प बड़ी स्ट्रॉन्ग नजर आती है आप लोगों की। कैप्रिकॉर्न वालों के जॉब में भी हेल्प है और मोहब्बत में भी हेल्प है इस वीक में। और इस वीक में आप लोग आयत करीमा खुला पढ़ें, फायदा होगा। एक्वेरियस स्मूथली मामला को देंगे, रुकावटें खत्म होगी और नेगेटिविटी खत्म करेंगे और इस वीक में आप बड़े प्रोजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है बुर्ज हौत, पाइसिस, डेट ऑफ बर्थ 20 फरवरी था 20 मार्च। पाइसिस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक जज्बाती नजर आते हैं। ओवरऑल अपनी बातें अपने तक रखने से और ज्यादा फायदा होगा, बड़े कामों में हाथ डालेंगे, हालात में बड़ी बेहतरी नजर आती है आप लोगों के। इस वीक में पढ़ने के लिए आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 41 टाइम रोजाना पढ़ने से हेल्थ रूहानी बहुत बढ़ती हुई नजर आती है। चले अमरीन रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद है। अमरीन बताइएगा क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरी सेहत खराब है, सेहत के बारे में पूछना था। ठीक हो गया अमरीन। अमरीन रावलपिंडी से दाऊद जी इनकी सेहत का मसले मसाइल चल रहे हैं, तो सेहत के हवाले से पूछना चाह रही हूँ। की सेहत के मामला की क्या सूरत हाल है? तो अमरीन की सेहत के मामला की अगर मैं बात करूं तो अमरीन आपकी जो सेहत है वो स्पिरिचुअलिटी यानी रूहानी वजह से मेडिकल की तरफ गई है। तो सूरह फातिहा 11 मरतबा, आयतल कुर्सी 21 मरतबा और चारों कुल 3 मरतबा पानी के ऊपर दम करके 11 दिन लगातार पानी पियो और ये सुबह नहार मुंह आपने पीना है। तो फिर आप अपनी सेहत के बताइएगा, क्योंकि गुस्सा और डिप्रेशन आ जाता है, कंधों पे वजन आ जाता है, तो ये एक रूहानी वजह है। आप मेडिकल भी इलाज करवाओ, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से मुतल्लिका ये पानी दम करके पीना आपकी सेहत को बेहतर कर देगा।
ठीक हो गया अमरीन, आपने स्पिरिचुअलिटी के ज़रिए अपना इलाज करवाना है ताकि आप जो है खोला है हमारे साथ लैया से। जी खोला, सवाल कीजिएगा। खोला, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सवाल कीजिएगा। सर, मुझे अपने सेहत के हवाले से बात करनी है और पूछना है उनसे, और अपने करियर के। ओके, खोला को सेहत और कैरियर दोनों के हवाले से पूछना है दाऊद जी। खोला को दोनों मामला में खराबी है, सेहत भी डिस्टर्ब है और कैरियर से मुतल्लिका बहुत अच्छी स्ट्रेंथ रखती हैं, और थोड़ा सा वेट करें, बेहतरीन मामला होने वाले हैं। सेहत से मुतल्लिका मैं इनको बता देता हूँ, इनको सूरह फलक और सूरह नास पानी के ऊपर 41 टाइम 7 डेज पानी के ऊपर दम करके पीना चाहिए। इससे इनकी सेहत के मामला में बेहतरी होगी। और इनको अपने कामों के लिए खौला को मैं अमल बताए देता हूँ, 505 मरतबा 505 ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 21 मरतबा अपने कामों की रुकावट दूर करने के लिए पढ़ना चाहिए। तो इंशाल्लाह इन दोनों मामलात में बहुत ज्यादा ये फर्क देखेंगे। ठीक हो गया दाऊद जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन रोज़ा दाऊद साथ मौजूद थे। हमेशा की तरह कॉल्स हम आपकी पूरी नहीं ले सके क्योंकि दाऊद जी का जो सेगमेंट होता है इसमें कॉल्स की भरमार होती है, हर कोई अपना फ्यूचर जानने की कोशिश करता है। यहाँ अभी भी बहुत सारी कॉल्स थी। एग्जैक्टली खत्म हुआ चाहता है जी। मुझे गजल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।